तो दोस्तों आज है 31 मार्च 2024। तो बहुत महीनों बाद बाजार में ओपन होने जा रहा है एक मेगा आईपीओ, जो कि लास्ट टाइम हमने देखा था नवंबर के महीने पे आया था टाटा ग्रुप से टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ। उसके बाद सीधा सीधा दोस्तों 4 महीना बीत चुका है, कोई बहुत बड़ा मेगा आईपीओ लॉन्च नहीं हुआ था। फिलहाल दोस्तों भारतीय ग्रुप से भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड बाजार में लॉन्च होने जा रहा है। जानेंगे इस कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में, बैलेंस शीट चेक करेंगे, साथ में ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी कितना चल रहा है और क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। ये सारे पॉइंट या सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी को शुरू से ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। काफ़ी पुराना कंपनी है, 1995 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था। तो कंपनी काम क्या करता है? भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड प्रोवाइड्स फिक्स लाइन टेलीफोन मतलब लैंडलाइन, ठीक है, एंड ब्रॉडबैंड सर्विस टू कस्टमर इन राजस्थान एंड नॉर्थ ईस्ट टेलीकॉम सर्किल इन इंडिया। तो इन सारे क्षेत्रों पे, जैसे कि हमारे एकदम वेस्ट में हो गया राजस्थान और एकदम ईस्ट मतलब नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो भी आपका असम हो गया, मिजोरम हो गया, इन सारे क्षेत्रों पे जो कि अपना सर्विस देते हैं। कौन कौन सी सर्विस? एक हो गया आपका फिक्स लाइन टेलीफोन मतलब लैंडलाइन सर्विस, और दूसरा ब्रॉडबैंड सर्विस दोस्तों प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे मेंशन भी किया, कंपनी प्रोवाइड्स सर्विस इन स्टेट्स सच एज राजस्थान हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया एकदम नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो इन सारे क्षेत्रों पे या इन सारे स्टेट्स पे कंपनी अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। कंपनी का अच्छा खासा कस्टमर बेस भी है, मार्केट कैप्चर अच्छा खासा, ऑब्वियसली बड़े ग्रुप है, बड़े कंपनी है, तो ऑब्वियसली मार्केट कैप्चर अच्छा होगा ही। अब चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये जो भारतीय हेक्साकॉन लिमिटेड है, इसका पेरेंट कंपनी हमारे भारतीय एयरटेल, जो कि निफ्टी 50 का एक शेयर है, साथ ही साथ एक लिस्टेड कंपनी भी है। और ये आईपीओ आने के वजह से एक्चुअली ये शेयर में मतलब भारतीय एयरटेल के शेयर में इतना ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला था। लास्ट 1 से 1.5 महीने के भीतर आप देख ही सकते हो, शेयर देखिए मार्केट में इतना वॉलेटाइल था, उसके बावजूद भी शेयर 10% मूव किया। और भारतीय एयरटेल जैसे शेयर अगर 10% मूव करते तो बहुत बड़ी बात है अपने आप पे। और सेम रीज़न की वजह से हमने देखा था टाटा मोटर्स भी, जब टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ बाजार में लॉन्च हुआ था तब भी हमने देखा था टाटा मोटर्स की शेयर या ऐसे ही मूवमेंट देखने को मिला था, बिकॉज देखिए वैल्यू अनलॉक होता है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मतलब हेक्साकॉम का, उसके ऊपर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जो ये ऑफिशियल वेबसाइट खुलने के बाद कुछ ऐसा आपको नज़ारा दिख जाएगा। नीचे बहुत सारे जो सर्विसेज है कंपनी का वो मेंशन किया, जैसे कि प्रीपेड सर्विस हो गया, पोस्टपेड सर्विस हो गया। बट हाँ, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ये सारे जो सर्विस कंपनी यहाँ पे दे रहा है ये बेसिकली ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन की केस में, ठीक है, जो कि आपका मतलब सिम या फ़ोन वो वाला सर्विस नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फाइबर हो गया, एयरटेल ब्लैक हो गया, एक सेप नाम करके कुछ ऐसे सर्विस देते हैं, ठीक है। अब देखिए बड़े ग्रुप है, बड़े कंपनी है। अब जरूरी नहीं है कि कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत अच्छा होगा, है ना, या अच्छा भी हो सकता है। आइए, तो कंपनी की बैलेंस शीट, जो कि अक्सर मैं बोलता रहता हूँ कि कंपनी की बैलेंस शीट ही कंपनी का बैकबोन होता है ना। तो ये या बैलेंस शीट में एक अच्छा ग्रोथ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने मैं ओपन किया फाइनेंशियल ईयर वाइज अलग अलग। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21 है, फाइनेंशियल ईयर 22 है, फाइनेंशियल ईयर 23 है और फाइनेंशियल ईयर 24 की पहले 3 क्वार्टर यानी 9 महीने के दोस्तों जो बैलेंस शीट आपके सामने में प्रेजेंट किया। सबसे पहले शुरुआत करेंगे फाइनेंशियल ईयर 21 पे। कंपनी टोटल रेवेन्यू यानी टोटल इनकम जनरेट किया था 4,602 करोड़ रुपये। बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियसली बड़े मतलब ह्यूज रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 22 में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, 5,405 करोड़ रुपये। इवन फाइनेंशियल ईयर 23 में भी बहुत अच्छा ग्रोथ कंपनी रखा, लगभग 6,500 रुपये के ऊपर। इवन कंपनी फाइनेंशियल ईयर 24 की फर्स्ट 3 क्वार्टर यानी 9 महीने के भीतर 5,220 करोड़ की टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो आई थिंक कि अगर क्वार्टर 4 भी ठीक ठाक हुआ तो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं रेवेन्यू के अंदर। तो रेवेन्यू को देख के तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला, क्योंकि बहुत ही कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें क्या, कंपनी अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल में रखा, क्योंकि एक्सपेंसेस अगर हाथ से निकल गया तो उस केस में इंपैक्ट आपको सीधा मार्जिन में देखने को मिलेगा। और इस केस में कुछ ऐसा ही नज़ारा दोस्तों में देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हो एक टाइम पे फाइनेंशियल ईयर 21 पे कंपनी का नुकसान हुआ था 1,000 करोड़ से ज़्यादा, जिसमें से ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ब्रैकेट मतलब इंडिकेट करता है लॉस को। लॉस हुआ था 1,000 करोड़ से ज़्यादा। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी सीधा बाउंस बैक किया, 1,674 करोड़ की टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया था पूरा फाइनेंशियल ईयर 22 में। फाइनेंशियल ईयर 23 में सीधा डाउनफॉल आप देख सकते हो, सीधा 1,674 करोड़ से लगभग 550 करोड़ के आसपास 549 करोड़ की टोटल नेट प्रॉफिट जनरेट किया था पूरा फाइनेंशियल ईयर 23 में। इवन फाइनेंशियल ईयर 24 की पहले 3 क्वार्टर में भी हमने देखा काफ़ी हद तक ड्रॉप देखने को मिला, 281 करोड़ की टोटल नेट प्रॉफिट जनरेट किया।
इसके पीछे मेन रीज़न है एक्सपेंसेस कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी, उसके साथ साथ अदर्स और भी बहुत सारे चार्जेस टैक्स वगैरह ऐड हुआ है, ठीक है, जिसके चलते हमने देखा था मार्जिन यहाँ पे नेगेटिव में था। उसके बाद देखिए 22 तो बहुत अच्छा फाइनेंशियल ईयर गया था कंपनी के लिए, ऑलमोस्ट 30% के ऊपर मार्जिन पहुंच गया था। 23 की बात करें सिर्फ 8% पे रह गया, और 24 की बात करें 5.5% के आसपास हमें मार्जिन देखने को मिला। तो एज सच देखिए कोई बहुत मैं बोलूँगा अच्छा या बहुत ही ब्रिलियंट बैलेंस शीट नहीं है, एक एवरेज टाइप का बैलेंस शीट आप बोल सकते हो, ठीक है, कभी गिरावट कभी तेज़ी ऐसे इस टाइप का हमें देखने को मिला। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें थोड़ा बहुत ड्रॉप ही देखने को मिला बहुत सारे सेगमेंट पे, है ना। अब बात करेंगे ये जो आईपीओ बाजार में ऑफर किया जा रहा है हम सारे इन्वेस्टर्स को या मार्केट को, क्या उसका वैल्यूएशन रखा गया, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनेंशियल 21 पे कंपनी की ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, ऑब्वियसली कंपनी का लॉस हुआ था तो यहाँ पे भी आपको नेगेटिव दिख जाएगा, नेगेटिव ब्रैकेट में लिखा हुआ है -20.68। 22 में कंपनी बाउंस बैक किया, सीधा सीधा 33.49 की कंपनी की ईपीएस अर्निंग पर शेयर हो गया था। 23 में कंपनी का परफॉर्मेंस खराब था 10 के आसपास, और 24 में भी हमने देखा और गिरावट 7.5 के आसपास। बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत ही मैं बोलूँगा बुरा लगा कि देखिए एक तो कंपनी की बैलेंस शीट इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा वीक आप बोल सकते हो, उसके बावजूद भी देखिए मार्केट को क्या समझ के रखता है मुझे मालूम नहीं, बड़े बड़े ग्रुप। तो आप देख ही सकते हो जो इसका पी रेशियो है ना, मतलब जो इस आईपीओ में अपर प्राइस बैंड एंड लोअर प्राइस बैंड निर्धारित किया उसका जो पी रेशियो है, ध्यान से देखना, जो लोअर प्राइस बैंड रखा है उसका पी रेशियो चल रहा है 72। आप सोचिए पी रेशियो 72 चल रहा है, जब ये प्रीमियम के साथ बाजार में लिस्ट होगा तब इसका वैल्यूएशन तो और भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो वही अगर हम बात करें इसका अपर प्राइस बैंड का पी रेशियो देखिए कितना है 75 के आसपास, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में। देखिए एक तो इतने बड़े आईपीओ, कितने बड़े मैं आपको दिखाऊंगा, देखते जाइए, उसके ऊपर इतना हाई वैल्यूएशन पे। RONW की बात करें ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं। ROC की बात करें ठीक ठाक ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन की बात करें वो भी ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। बट कंपनी दोस्तों डेट फ्री कंपनी नहीं है, कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा रिड्यूस हो रहा है बट स्टिल काफ़ी अच्छा डेट है। पहले कितना था डेट पर इक्विटी की रेशियो 2.99 ऑलमोस्ट 3 के आसपास, उसके बाद थोड़ा ड्रॉप हुआ 1.94 का, उसके बाद और ड्रॉप हुआ 1.48 का। यानी अगर देखा जाए कंपनी को डेट काफ़ी अच्छा है, मतलब कर्जा बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आई थिंक अगर हम बात करें वैल्यूएशन वाइज या कंपनी की बैलेंस शीट वाइज, मुझे तो बहुत ठीक मतलब बहुत अच्छा नहीं लगा, या बोल सकते हो अच्छा भी नहीं लगा। अब बाकी आपका दोस्तों क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अब चलिए, हमने कंपनी के बारे में तो थोड़ा बहुत डिटेल में देख लिया, अब बारी है कंपनी की आईपीओस के बारे में। पर शुरुआत करने से पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों। ओके, तो ये आईपीओ बाजार में ओपन होने जा रहा है 3 अप्रैल, मतलब मैं आपको थोड़ा हिसाब किताब लगा के बोल देता हूँ। तो आज तो फिलहाल हो गया आपका 31, कल सोमवार मतलब 1 अप्रैल, ट्यूसडे 2 अप्रैल मतलब वेडनेसडे, बुधवार से दोस्तों ये बाजार में ओपन होने जा रहा है। तो बुध, बृहस्पति एंड शुक्रवार, ये 3 दिन बाजार में ओपन रहेगा, 3, 4 एंड 5 अप्रैल इस आईपीओ का क्लोजिंग डेट है। फेस वैल्यू देखो ऊपर से 10 भी नहीं दिया, 5 रुपये फेस वैल्यू से ही लिस्ट करा रहा है ना। तो 5 रुपये फेस वैल्यू शेयर है। प्राइस बैंड रखा गया है, लोअर प्राइस बैंड 542 रुपये, अपर प्राइस बैंड 570 रुपये। तो मतलब इसके बीच में कोई भी प्राइस को पकड़ के आप चाहे तो इसमें बिडिंग कर सकते हो। 550 भी हो सकता है, 560 भी हो सकता है, 565 भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लॉट साइज़ की बात करें मेनलैंड आईपीओ, तो यहाँ पे लॉट साइज़ थोड़ा कम ही होता है। एक लॉट अगर आपको अप्लाई करना है तो उनके लिए टोटल 26 क्वांटिटी का शेयर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज यही इसका मिनिमम ऑर्डर लॉट है। मतलब आप चाहे तो आपके मन मर्जी से 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी ऐसे ऑर्डर नहीं कर सकते। अगर आपको एक लॉट अप्लाई करना है तो आपको 26 ही करना पड़ेगा, 2 लॉट के लिए इंटू 2 मतलब 52 क्वांटिटी आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, इसी रेशियो में आपको करना पड़ेगा। टोटल इशू साइज़ की बात करें, बहुत बड़े आईपीओ आप देख ही सकते हो, लगभग टाटा टेक्नोलॉजी का ही इतने करोड़ के आसपास आया था आईपीओ, हमने देखा था नवंबर की एंड पे। तो भारतीय हेक्साकॉम का टोटल आईपीओ का साइज़ है 4275 करोड़ रुपए, जिसमें कंप्लीटली फ्रेश इक्विटी शेयर ऐड किया, सॉरी ऑफर फॉर सेल के थ्रू यहाँ पे कंपनी की प्रोमोटर मतलब खुद भारती एयरटेल कंपनी जो है वो अपना स्टेक सेल करेगा। यहाँ पे कोई भी फ्रेश इक्विटी शेयर ऐड नहीं किया जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे कंप्लीटली जो अपना स्टेक सेल करेगा कंपनी की प्रोमोटर यानी भारती एयरटेल ग्रुप, और ये एक बहुत बड़ा वजह है शेयर में तेज़ी देखने को मिला, ठीक है। इशू टाइप की बात करें, बुक बिल्ड इशू टाइप आईपीओ BSE NSE में लिस्ट होगा। उसके बाद के रिटेल इन्वेस्टर्स मैं बोलूँगा ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार बहुत ज़्यादा शेयर एलोकेट नहीं किया, और मैं बोलूँगा बहुत सही भी है, बिकॉज बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ना बड़े कंपनी देख के फंस जाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद एकदम डूब जाते हैं। आप देख ही सकते हैं इसमें QIB के लिए 75% एलोकेट किया है, बहुत अच्छी बात है, बड़े
इन्वेस्टर्स को लगाने दीजिए पैसा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10% ठीक है, क्योंकि इसका जीएमपी भी ऐसा कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। आपके साथ में शेयर करूँगा, देखते जाइए। HNI के लिए 15% शेयर एलोकेट किया गया है, ठीक है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो इंपॉर्टेंट डेट जैसे कि IPO ओपन होने जा रहा है वेडनेसडे 3 अप्रैल को, क्लोज होगा फ्राइडे यानी 5 अप्रैल, बीच में 3, 4, 5 ये 3 दिन IPO ओपन रहेगा। अलॉटमेंट रिजल्ट आपको मालूम पड़ेगा 8 अप्रैल, बिकॉज बीच में सैटरडे संडे पड़ गया, जिस वजह से 6, 7 बाजार क्लोज, कंप्लीट सब कुछ क्लोज। तो मंडे के दिन आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगा। रिफंड आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, बीच में आई थिंक कि ईद वगैरह ऐसा कुछ है, ठीक है। तो 10 अप्रैल जो कि रिफंड मिल जाएगा, उसके पहले मिल जाएगा। इन जनरल अगर हम बात करें तो ये IPO आपके डीमैट अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा 10 अप्रैल के दिन, और लिस्ट होगा ये IPO बाजार में 12 अप्रैल यानी फ्राइडे, शुक्रवार के दिन, ठीक है। उसके बाद अच्छा, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं इस IPO में, ध्यान से सुनना। इस IPO में अप्लाई करने के लिए जो मैंडेट रहता है ना, उसको कोशिश कीजिए शाम के 5 बजे के पहले ही अप्रूवल करने के लिए, क्योंकि वही इसका डेडलाइन है, ठीक है। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स अगर इसमें एक लॉट अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली मिनिमम 26 क्वांटिटी का शेयर अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, जिसके लिए टोटल जो पैसा ब्लॉक्ड होगा आपका 14,820 रुपये। मैक्सिमम 13 लॉट आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो। उनके लिए टोटल जो क्वांटिटी शेयर आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा 338 क्वांटिटी, टोटल पैसा आपका लगेगा 1,92,660 रुपये। बाकी बात करें आज की डेट पे कंपनी की जो प्रोमोटर है यानी भारती एयरटेल अपना स्टेक रखता है 70% के आसपास। तो आई थिंक देखिए स्टेक सेल होगा तो उसके बाद जब लिस्ट होगा बाजार में स्टेक काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। अब चलिए लिस्टिंग गेन पाने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वह आपका GMP, ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब चलिए फटाफट देख लेते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो भारती एक्साकॉम IPO, तो इसका प्रीमियम देखिए, इसका प्राइस बैन रखा है अभी हमने देखा 570 रुपये, प्रीमियम चल रहा है 37 रुपये का, और परसेंटेज ऑफ प्रीमियम की बात करें 6.5%, जो कि एक्सपेक्टेड था भी। क्योंकि देखिए इसके पीछे मेन 2-3 रीज़न है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा बैलेंस शीट कंपनी का अच्छा नहीं है। क्या बैलेंस शीट अच्छा नहीं है? बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, नेगेटिव टाइप का दिखेगा बहुत सारे सेगमेंट पे, गिरावट ज़्यादातर सेगमेंट पे। दूसरी बात मैं बोलूँगा वैल्यूएशन यहाँ पे एक बहुत बड़ा की रोल प्ले कर रहा है GMP कम होने के पीछे, बिकॉज बहुत ही हाई वैल्यूएशन दोस्तों यहाँ पे लिस्ट किया, मतलब लॉन्च किया जा रहा है, बाजार को ऑफर किया जा रहा है। तो आई थिंक कि ठीक ठाक है 6.5%, मतलब ठीक है। देखिए मार्केट को तो आप बुद्धू या नहीं समझ गए ना। मार्केट के सामने आज की डेट पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारे डेटा है, अवेलेबल है, चाहे तो वो देख भी सकते हो। तो जिस वजह से मैं आई थिंक कि बड़े कंपनी या बड़े ग्रुप को भी ये सोचना चाहिए कि कौन सी वैल्यूएशन पे हम लॉन्च कर रहे हैं या मार्केट को ऑफर कर रहे हैं, है ना। तो देखिए ये सारे जो डेटा है, ये सारे जो अभी हमने देखा टॉपिक, इसके ऊपर बेस करके मैं आपको बोलूँगा कि डे 1 और डे 2 को छोड़ दीजिए। मेरे बात को अच्छे से सुनना, डे 1 और डे 2 को छोड़ दीजिए, क्योंकि जहाँ पे डाउटफुल हो वहाँ पे आई थिंक पहले दिन या दूसरे दिन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, डे 1 और डे 2 को छोड़ दीजिए। डे 3 में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, आपने देखा कि पहले दिन और दूसरे दिन पे अप्लाई ठीक ठाक हो रहा है, सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक देखने को मिला, GMP में थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, मिनिमम तो 20% होना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, 20% मिनिमम होना चाहिए। मार्केट का जो आज की डेट पे कंडीशन है तो मिनिमम 20% होना चाहिए अगर ठीक ठाक है। तो उस केस में उसके ऊपर बेस करके आपको डे 3 में अप्लाई करना चाहिए। ये दोस्तों मेरे तरफ से आपको सजेशन रहेगा। बाकी देखिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप खुद भी इसके ऊपर अच्छे से स्टडी करना, एनालाइज करना, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल दोस्तों कोई भी क्वेरीज है कमेंट के थ्रू बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।